प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं पंडित दिनेश तिवारी आज आप सभी को क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है पूर्णांतरिक परावर्तन, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे पिछले हमने बात किया था क्रांतिक कोणों के बारे में, आज हम बात करेंगे कि पूर्णांतरिक परावर्तन किस प्रकार से होता है, इसका दैनिक जीवन में हमारा उदाहरण क्या है, किस प्रकार से हम देख सकते हैं इसको। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कांच टूट जाता है, चमकता, हीरे का चमकना, मृच्छिका का बनना, ये सब के सब जो होते हैं पूरा आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे आपने देखा होगा कुल तार से बनी हुई पीच हम चलते हैं और गर्मी का मौसम होता है तो दूर से जब देखते हो तो ऐसा महसूस होता है कि पूरे पीच पे पानी ही पानी फूल फैले हुए हैं। तो किसकी वजह से होता है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन की वजह से होता है। इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं। देखिए जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरणें अपवर्तित न होकर वापस पहले वाले माध्यम में, मतलब जिधर से आई हुई है उधर लौट जाती है। इसे हम क्या करते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन। थोड़ा ग्राफ बनाते हैं। जैसे हमने एक आपको बताया था कि जैसे आपका ये क्या है, माध्यम है, एक आपका माध्यम ये है, एक आपका माध्यम ये है। ये आपका विरल माध्यम है, वायु है, इसको हम विरल मान के चलेंगे। इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे कि सघन है। ठीक है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण जो होगी कहां से माना जाएगा? सघन से। इसको देखिए क्या करेंगे? सघन से मानने चलेंगे। जब सघन से हम मान के चलेंगे तो हम क्या बताए थे, यदि ये हमारा आपतन कोण है, क्या है? आपतन कोण, इसको निरंतर बढ़ाया जाए, मतलब ये बढ़ता चला जाए, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जो अपवर्तन कोण जो होता है ये 90 अंश के बराबर हो जाता है। अर्थात आर हमारा कितने के बराबर हो गया? 90 अंश के बराबर हो गया। उस दशा में आई की जो स्थिति होती थी उसको हम लोग क्या कर देते थे? क्रांति कोण कर देते थे। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? कहने का मतलब इसमें ये बताए थे कि यदि आपतन कोण का मान निरंतर बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाएगा। यदि अपवर्तन कोण का मान जैसे 90 अंश के बराबर हो जाता है, आपतन कोण की इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? क्रांति कोण की स्थिति कहते हैं। जो कोण बनता है उसे क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण को सी से पकड़ करते हैं। ये तो हम पिछली वीडियो में बताए। अब हम बात करते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन का। जैसे हम माध्यम लेते हैं, दो माध्यम हो गया, एक हमारा ये विरल हो गया माध्यम है हमारा, एक हमारा हो गया क्या? सघन हो गया। ये हमारा सेकंड माध्यम है। हम मान लेते हैं कि क्या है हमारा ये अभिलंब। क्या हो रहा है कि सघन से प्रकाश की किरण जाएगी विरल में। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे प्रकाश की किरण जाने वाली है, इस प्रकार से ये जाने वाली है। ठीक है, ये बताइए कि अविलंब जब है, इस अविलंब के बीच जो कोण बनेगा आई होगा। और इसमें होता क्या है कि जब आई का जो मान होगा यह सी के मान से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। उस दशा में आर का जो मान होता है यह 90 प्लस थीटा के बराबर हो जाता है। और जैसे आर का मान 90 प्लस थीटा के बराबर होता है, ये प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं? अपवर्तित न होकर अपने पहले वाले माध्यम अर्थात सघन माध्यम में ही क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाती है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे। हमने क्या बताया कि यदि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, अर्थात आई का मान सी से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश किरणें, ये प्रकाश की किरण है, अपवर्तित न होकर, अपवर्तित होती या तो इधर जाती या तो इधर जाती, लेकिन ये अपवर्तित न होकर पहले वाले माध्यम में क्या हो जाती है? लौट जाती है। देखिए पहला वाला माध्यम लौट गई और इसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांतरिक परावर्तन कहेंगे। ऐसे कह सकते हैं, इस परावर्तन को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। डेफिनेशन क्या रखना है कि जब प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरणें अपवर्तित न होकर पुनः अपने पहले वाले माध्यम में, इस माध्यम से पहले वाले माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आइए इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्तें, उसके बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्तें, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी मुख्य दो शर्तें होती हैं, थोड़ा इसको हम समझेंगे, थोड़ा ग्राफ बनाएंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए बताए थे कि दो माध्यम, ये हमारा क्या है? विरल है, और ये हमारा क्या है? सघन। ये हमारा क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। तो हम उसमें आपको दिखाया था कि प्रकाश की किरणें जो होंगी किधर से जाएंगी? ये आपके सघन से विरल में जाएंगे। ठीक है, सघन से विरल में जाने का मतलब ये है, किसके दो नियम ही फॉलो करते हैं। नहीं है, पहला ये कहता है कि प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। इसके कहने का मतलब यही है कि किसी भी पदार्थ में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरणें जो होंगी वो सघन से विरल में जाएंगी, तभी क्या होगा? उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। कहने का मतलब यही है कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, अर्थात गमन कर रही हो, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, मतलब इस कोण की बात हो रही है। किस कोण की? इस कोण की बात हो रही है। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। अब बताइए, ये भी आपका लगभग आई क्यों? देखिए ये जो आपका आई जो होगा, इस आई का जो मान होगा यह सी से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अर्थात अब बताएंगे कि प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जा रही हो तो आपतन कोण का मान उसके क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, तभी प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरणों का अपवर्तन 0 के बराबर, मतलब एकदम अपवर्तन नहीं होता। क्या होता है? आंतरिक परावर्तन होता है। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, तो दोनों बात याद रखिएगा कि प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जा रही हो। दूसरा चीज क्या? कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, तभी प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। जैसे हम पहले इसमें देखे हैं कि कांच में पड़ी दरार का चमकना। आपने देखा होगा कि जैसे गाड़ियों की जो सामने का कांच होता है या फिर घर में जो कांच लगा है, अगर बाई चांस से किसी चीज चोट कर फूट जाता है, तो जैसे उसमें प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या होती है? वो चमकता रहता है और आपकी आंखों में पड़ता है, आपकी आंखें चकमका जाती है। तो होता क्या है कि जो स्पेस बचता है उस स्पेस में प्रकाश की किरणों का अपवर्तन न हो, उस पृष्ठ से प्रकाश का क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण वो क्या हो? चमकता रहता है। उसी तरह आपका क्या है कि हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना। हीरे में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि उसको विशेष कटिंग की जाती है, उसके विशेष कटिंग की वजह से वह हीरा चमकता है। और एक बात आपको यह भी याद रखना है कि हीरे का जो अपवर्तनांक जो होता है n, यह लगभग 2.42 होता है, और इसके क्रांति कोण जो होता है ये लगभग 24.2 अंश का होता है, डिग्री का होता है। अर्थात ये बहुत कम इसका क्रांति कोण होता है, और इसके विशेष कटिंग की वजह से हीरा जो होता है क्या होता है? चमकता है। यदि उसका विशेष तौर पे कटिंग न की जाए तो वो चमकेगा नहीं, उसे प्रकाश की किरणों का पूरा आंतरिक परावर्तन नहीं होगा और वो आपको चमकीला दिखाई नहीं देगा। आपको ये भी याद होगा कि हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ के अंतर्गत आता है। धातु नहीं कहेंगे, धातु की जब बात आएगी तो प्लेटिनम होता है, ये बात याद रखिएगा जब इसकी बात आई है। तो ये आपको याद रखना है
कि हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.4 तो होता, और क्रांति को 24.2 कहीं कहीं 24.4 भी दे यार, ये बात आप याद रखना है। तो हीरे का पूछे कि हीरा क्यों चमकता है, तब बता देंगे हीरा जो होता है उसके विशेष कटिंग की जाती है जिसके कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हीरा हमें चमकीला दिखाई पड़ता है। तीसरी बात करते हैं हम लोग कि जल में रखी प्रकनली का चमकना। प्रकनली में मछली भी चमकती है, ध्यान दीजिएगा, मछली जो सुनहरे पंख वाली होती है, या कोई हम कांच का ट्यूब रख देते हैं पानी में तो भी क्या होता है, चमकता रहता है। तो भी किसकी वजह से चमकता है, तो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता है। ठीक है। उसके बाद एक रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जैसे शुरू में बताया तो उदाहरण में कि मरीचिका जो होता है ये रेत पर ही बनता है, परंतु हम लोग गोलाकार को भी देख सकते हैं कि जैसे गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, बीच पे चलते हैं, कुछ दूरी पे जो रोड के किनारे पे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि उस सड़क पे पानी लगा है और उस पानी में उन पेड़ों का क्या प्रतिबिंब बन रहा है। उसी तरह रेगिस्तान में अगर चले जाएंगे तो रेगिस्तान में लगे पेड़ जो होते हैं उस रेत के ऊपरी परत के गर्म होने की वजह से प्रकाश का क्या होता है, जो ऊपरी की परत होती है उसे उसका पूरा आंतरिक परावर्तन होता है और वो चमकीला दिखाई देता है, जिसके ऐसा महसूस होता है कि पूरा का पूरा क्या पानी भरा हुआ है और उस पेड़ का प्रतिबिंब भी उसमें बनता है। ठीक है। इस तरह से पूरा आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है। आइए अब देखेंगे अगला टॉपिक क्या है।